चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। मैं इस सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं। सच्चाई ये है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी। कौन भारत का जमीन चीन को दिया है, उनका दादा से जाकर बात करने के लिए बोलना, जवाहरलाल नेहरू साहब से। दिस इज एब्सोल्यूट 100% कावर्डिस। कौन कह रहे, कौन देशभक्ति है, सभी देश की जनता को मालूम। I am discriminated. It's a surrender. नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और सबसे बड़ा सवाल चीन और भारत के मसले पर यही बना हुआ है कि पूर्वी लद्दाख में जो समझौता हुआ है उसमें किसकी हार और किसकी जीत हुई है। भारत चीन सीमा के महत्वपूर्ण हिस्से यानी कि पूर्वी लद्दाख में 9 महीनों से जो विवाद जारी था और जिसके लिए लगातार बातचीत हो रही थी, मोदी सरकार उसे सुलझा लेने का दावा कर रही है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये कहना गलत है कि भारतीय क्षेत्र फिंगर 4 तक है। वास्तविक नियंत्रण रेखा फिंगर 8 तक है, इसलिए भारत फिंगर 8 तक गश्त की मांग दोहराता रहा है। चीन का भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध कब्जा है। भारत अपनी इस जमीन को अपने नक्शे में दिखाता रहा है। रक्षा मंत्री के मुताबिक हॉट स्प्रिंग, गोग्रा और देप्सांग का विवाद भी सुलझा लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में इस समझौते के बारे में पूरी जानकारी दी है और कहा कि हमने चीन के साथ समझौते में कुछ भी खोया नहीं है। चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। अभी तक दोनों तरफ से सारी बख्तरबंद गाड़ियां अपने परमानेंट बेस पर वापस जा चुकी हैं, ये हमको जानकारी मिली। मैं इस सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। लेकिन इस समझौते पर कांग्रेस ने बेहद कड़ा प्रहार किया है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने चीन के आगे भारत का सर झुका दिया है और यह बेहद कायरतापूर्ण है। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। तो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने भी इस समझौते को चीन के आगे पूर्ण आत्मसमर्पण करार दिया है। और अब यहां से कई सवाल उठते हैं। ये राजनीतिक बहस है, राजनीतिक बयान इस पर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये बने हुए हैं कि पैंगोंग का समझौता हो या गलवान का, इस समझौते से फायदे में कौन है, भारत या चीन? इस समझौते से किसकी हार और किसकी जीत हुई है? सवाल यह भी है कि क्या सरकार समझौते को लेकर जो जानकारी दे रही है वो सच है, या वही सच है, या समझौते में कुछ ऐसी बातें बाकी हैं जिन पर सवाल बने हुए हैं? क्या चीन के साथ समझौते के बाद एलएसी पर भारत पहले जैसी स्थिति में आ गया है, यानी कि जो मौजूदा विवाद है उसके पहले जो स्थिति बनी हुई थी, जिसे स्टेटस को आंटे कहते हैं, क्या हम उस स्थिति पर लौट आए हैं इस समझौते के बाद से? हमारे साथ इस पर तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ तापिर गांव हैं जो सांसद हैं बीजेपी के अरुणाचल प्रदेश से, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं चेयरमैन सीआईपी जेएनयू में, सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर है, जयदेव रानाडे जो चेयरमैन हैं CCAS यानी सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी, अखिलेश प्रताप सिंह हैं प्रवक्ता कांग्रेस के। अखिलेश प्रताप सिंह, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस बारे में जानकारी दी कि हमने 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं दी, न देंगे, और क्या यथास्थिति है इस समय और क्या समझौता हुआ है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आत्मसमर्पण है। सरकार की बात पर आपको विश्वास क्यों नहीं है? क्यों नहीं कांग्रेस जो है वो इस बात से निश्चिंत है कि सरकार जो कह रही है वो सच कह रही है? नगमा, आपको याद होगा आदरणीय मोदी जी और आदरणीय गोदी जी, ये दोनों लोग कल तक कहते थे कि न कोई घुसा था, न घुसा है, न घुसा हुआ है, और आज कह रहे हैं कि वो अब वापस जा रहे हैं, वो पीछे जा रहे हैं, हट रहे हैं। तो इनकी विश्वसनीयता इसी से देख लीजिए।
दूसरी बात, डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद अपने वेबसाइट पे रिपोर्ट लगाई थी जिसमें बताया था अगस्त महीने में कि हमारे इलाके में चीन ने घुसपैठ कर रखी है और घुसपैठ करके वहां जमा बैठा है। ये जिसको 12 घंटे के अंदर वेबसाइट से डिफेंस मिनिस्ट्री का हटवा दिया गया था। ये सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में, किसी छुपा नहीं। भारत के चीन में राजदूत ने, उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू दिया था पीटीआई को, उन्होंने भी ये बात कही थी। सारे सूत्रों से या सारे लोगों ने जो वहां निवासी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, तमाम लोगों ने, लेकिन तब बीजेपी नहीं मानती थी। पर अखिलेश जी एक सेकंड, मैं बहुत सिंपल, देखिए लोग जो हैं वो बड़े इस समय क्योंकि दो कैंप में बटे हुए हैं। एक वो लोग भी हैं जो ये मान रहे हैं कि जो भी हम समझौता हुआ है वो अच्छा हुआ है और भारत की सफलता है। जो आलोचक है वो कहेंगे कि ये यथार्थ स्थिति पे हम नहीं लौटे हैं, भारत ने, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, कि मत्था टेक दिया है। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइए, सिंपल सवाल, आप कांग्रेस या विपक्ष, आपको किस बात पे शक है? आप क्या कह रहे हैं कि क्या भारत ने अपनी जमीन चीन को दे दी है? आपका बड़ा सवाल क्या है? एकदम, भारत ने अपनी जमीन चीन को दे दी है जी। जब हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर बेस फिंगर 4 तक था और हम फिंगर 8 तक अपना कब्जा मान के पेट्रोलिंग करते थे, तो अब हम उससे पीछे खिसक के फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे, अब हम फिंगर 3 तक रुकेंगे। तो ये जो जमीन, एक सेकंड, क्या इससे ये समझ में आता है कि भारत ने अपनी जमीन दे दी है? अब हम जहां तक पेट्रोलिंग के लिए भारतीय सेना जाती थी, अब उससे पीछे तक रुकेगी? देखिए, फिंगर नहीं, मैं एक सेकंड अखिलेश जी आपके पास आऊंगी। मैं मैं 1 मिनट तापिर जी से पूछना चाह रही हूं इस पर, जो आप कह रहे हैं उस पर आपका जवाब क्या है? नगमा जी, मैं बाकी पैनलिस्ट मेंबरों का आवाज तो सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रक्षा मंत्री जी ने पार्लियामेंट बोर्ड द हाउस स्टेटमेंट दिया और फ्रॉम ग्राउंड जीरो से राजनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया है जी कि जीव चाइनीज फिंगर 4, 5, 6 तक कब्जा करने का दावा कर रहा था। आज वो फिंगर 8 के पीछे हाथ गए हैं, तो इसमें हमारा भारत का जीत है। और आपने राहुल गांधी जी का बोला, AK एंटोनी जी का बोला, इन दोनों का बातों में हमको चर्चा करने का जरूरी नहीं है कि राहुल जी को क्या है, ये चाइनीज जीपिंग और राहुल जी का हस्ताक्षर है, एग्रीमेंट है। हिंदुस्तान में आप जितना दखल करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसका एक मजबूरी है। और AK एंटोनी साहब का इज्जत से मैं ये बताना चाहूंगा, दौलत बेग ओल्गी में जब इंडियन एयरफोर्स उस एयरपोर्ट को जब एक्टिवेट किया, रिनोवेट किया, ही समन द चीफ एयर मार्शल, और इन्होंने ऑब्जेक्शन किया, तुमने मेरा परमिशन के बिना क्यों वहाँ दौलत बेग ओल्गी में एयरपोर्ट को रिनोवेट करके वहाँ एयर सर्विस क्यों, डिफेंस एयर सर्विस शुरू किया। इस टाइप का माइंडसेट के ऊपर हम डिबेट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए इस पर डिबेट करें भी नहीं। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, तापिर गाँव, 1 मिनट, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो कहा जा रहा है कि जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र वाले पूर्वी लद्दाख में 10 किलोमीटर चौड़ा बफर जोन बनाने की जो सहमति दी है, वो एक तरह से, ये जो बफर जोन बन रहा है वो एक तरह से एक जो समझौता है वो भारत के लिए नुकसान है। ये भारत ने एक तरह से अपनी जमीन दे दी है। तो इस पे आपके जस्टिफिकेशन क्या है? इस बफर जोन को जो विपक्ष है वो एक तरह से झुकना बता रहा है। देखिए, ये झुकने का बात नहीं है। जो चाइना फिंगर 4, 5, 6, 7 तक कब्जा करके बैठने का जो दावा कर रहा था, वो आप फिंगर 8 के पीछे हटने का जो मजबूरी किया है मोदी जी और अपना डिप्लोमेटिक से रक्षा मंत्री जी ने जो किया है जी, वो तारीफ काबिल है। ये हिंदुस्तान का जीत है। और इस चीज को इस चीज को हम, अगर मैं फिंगर 3 तक या फिंगर 4 तक चाइना को रुकने का अगर वादा करता, तो हमारा हिंदुस्तान का जमीन उसमें लॉस है।
ठीक है, एक तरह इस पर राजनीतिक बयान तो बहुत आ रहे हैं संसद से और उसके ऊपर राजनीति भी हो रही है, पर हमारे साथ दो जानकार भी हैं, हम इनसे समझना चाहेंगे कि ये इस पर क्या कहते हैं। स्वर्ण सिंह जी, आप इसको कैसे समझाएंगे? फिंगर 4, इस पर पूर्व आर्मी चीफ वेद मलिक ने भी कहा कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच बेहद कम तापमान में पेट्रोलिंग जो होती है वो इस यहाँ पर ये जो सुरक्षा का ढांचा हटाया जा रहा है, जब कैलाश रेंज खाली हो जाएगा तो हमारे सैनिक यहाँ चुशुल में भी जो है, क्या हम यथास्थिति पर वापस जा रहे हैं या हमने यथास्थिति पर जाने के लिए बाध्य कर दिया है चीन को? इसको हम कैसे समझें? नगमा, जैसे बार बार कहा गया, खुद रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि जो अप्रैल 2020 का स्टेटस को था वहां दोनों सेनाएं वापस लौटेंगी। तो पहली बात तो ये कि ये स्टेटस को यहां हम चाहते थे भारत की ओर से वापस जाना, वहां उसको लौटाया जा रहा है, ये अपने आप में एक सफलता की बात है। दूसरी बात ये कि ये कोई जमीन का इसमें लेन देन नहीं हुआ है, केवल एक इसको संधि भी नहीं कहना चाहिए, ये एक अरेंजमेंट है डिसंगेजमेंट का, कि बाद में सुलझाएंगे किसकी भूमि कहां तक है, पर पहले जो फौज है उसको पीछे किया जाएगा। उसमें भी आप देखें, हमेशा से चीन ने कहा कि वो म्यूचुअल एंड इक्वल डिसंगेजमेंट की बात करता रहा वो शुरू से, कि हम 2 किलोमीटर पीछे होंगे तो आप भी 2 किलोमीटर पीछे जाइएगा। और भारत ने बिल्कुल अलग बात रखी उनके सामने की, क्योंकि चीन की फौज भारत की भूमि में आने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसी को पीछे जाना चाहिए। उसके बाद भारत सोचेगा कि उसको डिसंगेजमेंट कैसे करना है। तो अभी जो यथास्थिति है उसमें आप देखें, दोनों में धीरे धीरे बहुत सी बातचीत करके तालमेल बनाया गया है। वो ये कि चीन जो है वो फिंगर 2 तक अपना क्लेम करता है और भारत ने अब माना है कि वो 4 से 3 पर आए, जबकि भारत क्लेम करता है फिंगर 8 तक और चीन फिंगर 8 के पीछे तक जा रहा है। तो यदि देखें कि दोनों तरफ से किसने ज्यादा ये कहें कि दूसरे की बात मानी है, तो भारत ने चीन से अपनी बात ज्यादा मनवाई है, क्योंकि आप देखें वो कितनी दूरी तक पीछे जा रहे हैं और भारत भी थोड़ी सी दूरी पर पीछे जा रहा है। तो ये भारत की सफलता के तौर पे देखा जाएगा? भारत की सफलता माना जाए इसे? सीमित सफलता इसको कहेंगे, क्योंकि इसमें अभी ये तय नहीं हुआ कि डिप्लॉयमेंट कहां होगा, पेट्रोलिंग कहां होगा। जैसे कहा गया कि ये एक सब्सटेंशियल अचीवमेंट है, पूरी सफलता नहीं कहा गया, खुद भी पर सब्सटेंशियल अचीवमेंट है, ये नहीं जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल मत्था टेकना है। इससे तो आप सहमत नहीं हैं? नगमा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। आप देखेंगे थोड़ा सा तालमेल बनाने में इस तरह की चीजें होती हैं, पर मत्था टेकना बात थोड़ी सी मुझे लगता है कि जरूर से ज्यादा है। जी, जयदेव रानडे, आप इसे कैसे समझ रहे हैं? एक तो ये भी कि अब यहां पर जैसा कि फॉर्मर आर्मी चीफ वेद मलिक ने भी कहा कि जब कैलाश रेंज खाली हो जाएगा तो हमारे सैनिक चुशुल में बहुत करीब तैनात यहां पर रहेंगे, लेकिन जो हमारी एडवांटेज थी इस समय उसको हमने एक तरह से, जो ट्रम्प कार्ड था वो खोया जब हम पीछे हटेंगे। और हमने देखा है कि कितनी तेजी से चीन के टैंक वापस गए हैं, 200 से ज्यादा फौरन, उतनी ही आसानी से वापस आ सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफिकली भारत के लिए ये इलाका मुश्किल है डिप्लॉयमेंट के लिए। 2-3 बातें मैं आपके सामने रखता हूं। पहली बात, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे फिंगर 3 और फिंगर 8 का, उसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन अगर मैं दे सकूं जी, कि हमारे जो पोस्ट थी वो धन सिंह थापा पोस्ट फिंगर 3 के ईस्ट में थी और उनकी जो सिरिजम फोर्ट में पोस्ट थी वो फिंगर 8 के ईस्ट में थी और दोनों साइड पेट्रोलिंग करते थे इस इलाके में। चीन चाह रही थी कि वो फिंगर 4 तक पहुंच जाए। अभी जो एग्रीमेंट हुआ है डिसएंगेजमेंट का, बहुत लिमिटेड डिसएंगेजमेंट का, उसमें ये तय किया है कि चीन अपने पोस्ट में वापस जाएगी, मतलब फोर्ट सिरिजम जो फिगर 8 का ईस्ट में है। हम लोग अपने पोस्ट में रहेंगे जो धन सिंह थापा पोस्ट है फिंगर 3 के सामने। पर जो पेट्रोलिंग है वो टेम्परेरली, और उसको मैं अंडरलाइन करता हूं, टेम्परेरली सस्पेंडेड है, बाद में रिज्यूम करेंगे, उसके लिए बातचीत होगी। तो ये ना समझे कि हमारे ट्रूप्स नहीं जाएंगे। दूसरी जो बात यह है कि 9 महीने तक चीन यही कहती रही कि हम यहीं हैं, हम डटे रहेंगे,
और काफी नफरी में आए थे और उनकी बिल्डअप भी हो रही थी पीछे से। तो अब जो है उन्होंने बात मान ली कि बात करके और डिसएंगेजमेंट करे, तो उसका अंदाजा आप ही लगाइए कि सफलता किसकी हुई है। और तीसरी बात जो आपने कहा कि जो पैंगोंग नॉर्थ और पैंगोंग साउथ जो भी फोर्टिफिकेशंस बनाए हैं या हमारे ट्रूप्स जो गए हैं कैलाश टॉप और ब्लैक टॉप वगैरह पे, तो उसमें दोनों जो भी फोर्टिफिकेशंस बांधे गए अप्रैल 2020 के बाद उनको डिसमेंटल करना है और चीन के टैंक्स और ट्रूप्स वापस खींचने हैं। इसको मैं ऐसा देखता हूं कि जो पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल आईबॉल टू आईबॉल थे दोनों ट्रूप्स टैंक्स के साथ, वो आईबॉल का आईबॉल सिचुएशन थोड़ा डिफ्यूज हुआ है। पर फाइनली मैं ये कहूंगा कि जो ट्रस्ट थी दोनों देशों के बीच में वो बिल्कुल उड़ गई है। तो मेरे ख्याल से जो हमारी डिप्लॉयमेंट्स है, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स इस इलाका में भी वो बदलेंगे और अगले टाइम हम ये भी ख्याल में रखेंगे कि जिस तरीके से चीन के टैंक वापस गए हैं वो आ सकते हैं और उस हिसाब से हमारी डिप्लॉयमेंट रहेगी, यानी कि हम भी उनके पहले ही हिल टॉप्स पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, पर जैसा आपने कहा कि ये फाइनली मैं बात एक है। चीज कहूं नगमा जी कि ये जो टॉक्स हुए हैं ये आर्मी लेड है, हमारे जो कोर कमांडर है वो टॉक्स को लीड कर रहे हैं और वो जरूर जानते होंगे कि हमारे फायदे में क्या है और फायदे में क्या नहीं। तो इसको सिर्फ राजनीतिक चश्मा पहनकर देखना ठीक नहीं है, क्योंकि ये आर्मी लेड टॉक्स हैं और जो हम अपने जवानों पर शक करना सही नहीं होगा कि जो बातें हुई हैं वो जाहिर है हमारे हित में क्या है उसी हिसाब से बात हुई। और आपने जो कहा कि आमने सामने सेनाएं थी, यहां से डिसएंगेजमेंट तो है वो जरूरी था, आई बॉल टू आई बॉल जिस तरह से यहां पर तैनाती थी। अब अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। तो अखिलेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि आपके पार्टी के अलावा और कोई ये नहीं कह रहा है कि भारत ने बिल्कुल माथा टेक दिया। ये जरूर कह सकते हैं कि सीमित सफलता एक तरह से है, जैसा स्वर्ण सिंह ने भी कहा, और भारत ने सोच समझकर ये समझौते के लिए रजामंदी भरी है। तो एक ब्रेक के बाद मैं इस चर्चा पे लौटती हूं। आप देख रहे हैं हम लोग, और हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत और चीन के बीच में जो अब एक डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई है, यानी कि सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। एक लंबे समय तक आमने सामने बिल्कुल तनातनी की स्थिति बनी हुई थी, और अब जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस समझौते से फायदे में कौन है, भारत या चीन? इस समझौते से किसकी हार किसकी जीत है? और क्या चीन के साथ समझौते के बाद LAC पर भारत पहले जैसी स्थिति में आ जाएगा? अखिलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने तीनों वक्ताओं की बातें सुनी, और एक बात यह साफ है कि कहीं किसी को यह नहीं लग रहा है कि सरकार ने माथा टेक दिया है, जैसा राहुल गांधी कह रहे थे। हाँ, कुछ सवाल बचे हुए हैं जरूर। मैं बता रहा हूं। देखिए, पहली बात यह है कि अभी यहां पे कहा गया कि ये सैन्य वार्तालाप हुए हैं। 15 राउंड की बातचीत हुई है, जिसमें सैन्य वार्तालाप और कूटनीतिक राजनीतिक वार्तालाप दोनों उन्होंने कहा था कि आर्मी लेड। हाँ, आर्मी तो दोनों लेड। देखिए, और 6 जून 2020 को आर्मी लेड मीटिंग में यह तय हुआ था कि अप्रैल 2020 स्टेटस को एंटी होगा। ये और बाकायदा प्रेस नोट जारी करके बताया गया था विदेश मंत्रालय के द्वारा। बाद में मोदी जी का स्टेटमेंट आया कि न कोई घुसा था, न कोई घुसा हुआ। उसके बाद स्थितियां बदल गई और उसीलिए लगातार बातें होती रही। तो क्या हम आज के तारीख में 6 अप्रैल 2020 स्टेटस को एंटी पे हैं? पहला सवाल। तो एक इस सवाल का जवाब ले लें। एक मिनट अखिलेश जी, फिर बातें खो जाती हैं। स्वर्ण सिंह और जयदेव राणा डे, क्या हम 6 अप्रैल 2020 के स्टेटस को एंटे पर हैं? एक छोटा सा जवाब अखिलेश जी, मैं आपकी बाकी बातों पर आऊंगी। स्वर्ण सिंह, आप क्या कहते हैं? हाँ, क्योंकि रक्षा मंत्री की तरफ से ये बात औपचारिक तौर पे कही गई है, तो शायद हमें इसको मान लेना चाहिए कि वो औपचारिक तौर पर कह रहे हैं कि अप्रैल 2020 की जो स्टेटस को एंटे सिचुएशन थी इस एग्रीमेंट के दौरान उसको वापस लाया गया है। हालांकि सच्चाई में आप देखें तो मुझे लगता है कि उससे भी शायद ज्यादा ही चीन की फौज पीछे हटी है, क्योंकि अप्रैल 2020 में जो झड़प शुरू हुई थी, जो मई में सामने आई, वो फिंगर 4 तक पहुंची थी,
जबकि आज चीन ने ये माना है कि वो फिंगर 8 से भी पीछे जाएगा। जयदेव रानडे, आप भी ये मानते हैं कि 6 अप्रैल 2020 के स्टेटस को आंटे पर हम आए हैं, बल्कि जैसा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह कह रहे हैं कि बल्कि उससे भी पीछे चीन और हटा है? हाँ, अगर आप सिर्फ इस इलाके की बात कर रहे हैं जहां फिंगर 2 और फिंगर 8 के बीच में, मेरे ख्याल से अप्रैल 2020 के पोजीशन में हम आ रहे हैं या आ गए हैं। वो इस पे डिपेंड करता है कि चीन ने अपने टैंक्स वगैरह कहां तक विड्रॉ किए हैं। पर ये भी स्पष्ट किया गया था कि हम लोग उनको अप्रैल 2020 जब जहाँ पर थे वहां तक जाना पड़ेगा, पूरी पूरा होने दिया करें। ठीक है, फिर उससे जुड़ा एक सवाल है कि तापिर गांव, इसका आप जवाब दे दे इसके पहले कि अखिलेश के पास फिर जाऊं, कि जब कोई प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई ना आया ना कोई गया, इस पर और भी लोगों ने, कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाया है कि जब कुछ हुआ ही नहीं तो फिर किस बात की बातचीत हो रही थी, और अब हम फिर समझौते पर क्या पहुंचे जब कुछ हुआ ही नहीं था? तो नगमा जी, जो कुछ भी हुआ, मैंने एक बार कहीं एक चैनल में कहा था कि मोदी जी कहीं भी देश से छुपा के कहीं भी कुछ ना बोला है ना किया है। इसलिए मैं अभी जो प्रवक्ता जो पैनल पहले मेंबर ने कहा है जी, अभी जो जिस एंगेजमेंट होके फिंगर 8 के पीछे तक चलना, फिंगर 2, 3 से वापस जाना, ये देश का सक्सेस नहीं होगा तो इसमें किस चीज का सक्सेस है? तो इसलिए ये एक सुरक्षा का विषय है। तो हीट में मैं अपना लेकिन इसमें ये भी सवाल बना रहता है कि अगर ये कामयाबी है, बीच में मैं आऊंगी 1 मिनट, तो भी बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं। पर पहले अखिलेश जी, आपके सवाल उससे और भी जुड़े हुए थे, आप पे आ जाऊं जी। देखिए, दूसरी बात नगमा, ये हमेशा सरकार ने कहा था कि जब भी इंगेजमेंट होगा तो पूरे बॉर्डर पे होगा। ये सरकार ने बार बार बयान दिया था। बिल्कुल, हाँ। एक छोटे से पीस पे डिसएंगेजमेंट हुआ है, अगर माना भी जाए तो। पूरे बॉर्डर पे फिर क्यों नहीं हुआ जहां यहां अरुणाचल तक लगा? सारी बात हुई। तीसरी बात, हम कैलाश हिल क्यों खाली कर रहे हैं, क्यों? और चौथी बात, हम फिंगर पॉइंट 4 तक परमानेंट मेरी पिकेट थी, हम 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, अब 4 को छोड़ के हम 3 पे परमानेंट आ रहे हैं। 8 किलोमीटर और पश्चिम के तरफ जो चीन को दे रहे हैं, जिसे आप चाहे बफर स्टेट कहिए, चाहे हम अपनी जगह छोड़ रहे हैं। इसका जवाब आप में से कोई देना चाहेंगे? आप जयदेव रानडे, आप 4 से 3 पर क्यों आ गए हैं? ये जो 8 किलोमीटर है, इसे बफर जोन भी कहें, तो क्या ये एक सीड करना नहीं होता है? जयदेव जी। नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारी पोस्ट जो है वो फिंगर 3 के ईस्ट में है, उसको धानसिंग थापा पोस्ट कहते हैं। तो वो हमारा कंस्ट्रक्टेड पोस्ट था और हम वहीं हैं। जो हमारी पेट्रोलिंग होती थी, हम लोग जाते थे फिंगर 6, फिंगर 7 तक, और चीन भी आती थी फिंगर 3 तक और फिंगर 4 तक। तो ये पेट्रोलिंग बाद में रिज्यूम हो जाएगी, पर चीन जो है उनको अपने पोस्ट में जाना पड़ा, जो वापस सिरिजा फोर्ट है फिंगर 8 के ईस्ट में। तो मेरे ख्याल से कोई लॉस नहीं हुआ। दो और सवाल इन्होंने उठाया था। तो अखिलेश जी इस बात से अभी भी सहमत नहीं है। आपका क्या सवाल है अखिलेश जी? आपको ये बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, मैं जानकारों से, विश्लेषकों से पूछ रही हूँ जो लगातार चीन और सीमा पर नजर रखे हुए हैं, उनके मुताबिक आप अगर टेक्निकली इस बात को समझें या सिर्फ आप चूंकि आप समझना नहीं चाह रहे हैं, आप इसलिए ये कह रहे हैं कि आपका सवाल क्या बना हुआ है? और मैं बता, देखिए, दूसरी बात मैंने पहली बात तो जो कही कि हम फिंगर 3 पे क्यों परमानेंट आ रहे हैं जब परमानेंट फिंगर 4 तक थे। पर उन्होंने समझाई आपको ये बात कि परमानेंट नहीं आए हैं। ये घुमा रहे हैं, ये एकदम रक्षा मंत्री तो यही बोला आप 3 पर रहेंगे, और ये घुमा रहे हैं यहाँ बैठे जो एक्सपर्ट हैं। दूसरी बात, हम इतने स्ट्रेटेजिकली साउंड पोजिशन में कैलाश रेंज पे हैं, हम क्यों खाली कर रहे हैं? ठीक है, ये भी इसका भी जवाब, ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं।
ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं। डॉक्टर स्वर्ण सिंह, आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि कैलाश रेंज को हम क्यों खाली कर रहे हैं? यहां तक हम थे तो से हम ऊपर है चाइना के। हम समझ रहे हैं आपकी बात कि हम इस समय ऊपर थे, एक हम बेहतर बहुत अच्छी जगह पे हैं। अखिलेश जी, आप ही का सवाल पूछ रही हूं, जवाब सुन लीजिए कि क्यों कैलाश रेंज को हम खाली कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे जानकार कह रहे हैं, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, के जब आप यहां पर थे तो जो आपके पास एक ट्रम्प कार्ड था, जो आपके पास एक अच्छी स्थिति बनी हुई थी, एक अकेली जगह थी जहां पे आप चीन के ऊपर हावी हो सकते थे। पर अब जब आप खाली कर रहे हैं और आप पास में ही चुशुल तक अगर रहेंगे तो डिप्लॉयमेंट में वापसी में मुश्किल हो सकती है। क्योंकि अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो भारत के लिए ये मुश्किल टेरेन है चीन के मुकाबले। पिछले साल अगस्त में जब भारतीय सेना ने वो प्रिएम्प्टिव ऑपरेशन किया था और फॉरवर्ड मूवमेंट किया था, तो चीन का जो मोल्डो मिलिट्री एरिया है, कमांड का हेडक्वार्टर्स है वहां का, वो खतरे में आता है सीधा, क्योंकि वो हाइट्स भारत के कंट्रोल में आने से सीधा निशाने पर वो हो जाता है। तो चीन के लिए ये बहुत बड़ा खतरा था अपने आप में। पर उसके साथ साथ ये भी है कि दक्षिण तट जो है पांगोंग लेक का, उस पर उतना ज्यादा तनाव नहीं रहा है कभी भी जितना उत्तरी तट पर रहा है। तो ये तालमेल बनाने की कोशिश है। मैं अखिलेश जी से सहमत हूं कि पूरे सीमा पर इसका अभी कोई तालमेल नहीं बना है। पर जैसा कि कहा गया, यदि आप भाषण सुने रक्षा मंत्री का, उन्होंने कहा कि 48 घंटे के बीच जैसे ही ये पहला डिसएंगेजमेंट पीछे हट जाता है, जो 10 या 12 दिन की अटकलें लगाई जा रही हैं, लगेगा उसमें समय, उसको भी उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन होगा उसका। और उन्होंने बहुत एक खास समय दिया कि 48 घंटे के अंदर अंदर दूसरे जो इस तरह के केंद्र बिंदु हैं जहां ये तनाव बना हुआ है या यहां चीन की फौज ने कुछ ना कुछ अपने आप से मूवमेंट किया है, उस पर भी 48 घंटे के अंदर अंदर सेना के जो लीडर हैं उनमें बातचीत शुरू होगी। तो ये एक पहला पड़ाव कह सकते हैं, जिससे मुझे लगता है कि थोड़ा माहौल बनेगा आपसी। बिल्कुल अखिलेश जी, इसको पहला पड़ाव के तौर पे देखने को तैयार है। ये बहुत सारे जानकारों ने भी, जैसे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह कह रहे हैं, अभी जयदेव बैनर्जी ने कहा कि अभी बाकी है, ब्रह्मचलानी ने इस बारे में ट्वीट किया कि बाकी है। ये हम सब मानते हैं, डेप्सांग समेत कुछ अन्य सेक्टरों पर भी चीन ने अतिक्रमण किया है। पहला पड़ाव माने पहला पड़ाव है, हमने खाली कर दिया, वो खाली करेगा। ये कौन सा पड़ाव है भाई? खुद मान रहे हैं कि पूरे बॉर्डर पर नहीं हुआ, खुद मान रहे हैं कि हम कैलाश हिल पे सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे थे। एक पॉइंट और मेरा है, जो डेप्थॉन प्लेन है उस पे जो वाई जंक्शन है, जहां से हमारे सियाचिन का पूरा रास्ता जाता है, उस पे घुस के चीन बैठा हुआ है। उससे क्यों नहीं खाली कराया गया? उसको वहां से पीछे क्यों नहीं किया गया? ठीक है, इस पे भी जवाब लेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। और दूसरे सवाल ये कि चीन ने जिस तरह का हमने पिछले साल देखा, और जो लॉस ऑफ ट्रस्ट, जो विश्वास टूटा है, वो विश्वास वापस आए, ये मुश्किल है। संभल कर रहना, सचेत रहना, ये इन तमाम डिसएंगेजमेंट के बावजूद एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। एक ब्रेक के बाद हम लौटते हैं इस चर्चा पे। तो भारत और चीन की जो सेनाएं पूर्वी लद्दाख में आमने सामने खड़ी थी महीनों से, वहां पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई और एक समझौता हुआ है, जिसके तहत यहां पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो तनाव था वो कम होगा। लेकिन तमाम लोग जो इसके पक्ष में हो या विपक्ष जो विरोध कर रहे हो, ये बात जरूर मानते हैं कि चीन से चौकन्ना रहने की जरूरत है। पैंगोंग झील से पीछे हटने की जो स्थिति बनी है, उसके बावजूद LAC पर हालात जो है अस्थिर बने रहेंगे। आखिरी हिस्सा है हमारा, हम एक टिप्पणी आपसे चाहेंगे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। सचेत रहने की जरूरत है, जिस तरह से विश्वास की कमी आई है, चीन का जो रवैया रहा है, तो अभी ये माना जाए कि बस ये शुरुआत भर है इस डिसएंगेजमेंट का, लेकिन अभी चुनौती बनी हुई है काफी। जाहिर है नगमा, जैसे आपने कहा कि कितनी जल्दी से उन्होंने 200 मेन बैटल टैंक अपने पीछे हटाए हैं, वो एक उदाहरण है कि चीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पिछले 30 या 40 वर्षों में, उसमें काफी सुधार हुआ। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार हुआ है। उसके मायने साफ हैं कि बड़ी जल्दी से बड़ी संख्या में सेना को दोनों तरफ से और खासकर चीन की तरफ से आगे लाया जा सकता है, बड़ी संख्या में और बड़े साजो सामान के साथ उसको आगे लाया जा सकता है।
तो ये चौकन्ना रहना तो पड़ेगा भारत को हमेशा से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कई तरह की अटकलें अब लगाई जा रही हैं कि जैसा बार बार कहा गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से, कि इन हालातों पर काबू पाने के बाद एक नया अध्याय शुरू करना चाहिए भारत और चीन के संबंधों में। यहां अपनी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के मैकेनिज्म्स जो पिछले 30-40 साल में बने हैं वो काफी नहीं है। अब बिल्कुल उनको किस तरह से एक नया दौर उनका शुरू करना है उसकी जरूरत उसकी बनी है। पहला कदम, छोटा कदम, सीमित सफलता जैसे हम इसको कह रहे हैं, मुझे लगता है अपने आप में अच्छी खबर है। बिल्कुल। तापर जी, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी चुनौतियां, तापर जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके पास बहुत कम समय है, लेकिन मैं सबकी टिप्पणी इस आखिरी हिस्से में चाहती हूँ कि ये जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी चुनौतियां बहुत सारे सेक्टर्स में बाकी हैं, सिर्फ एक हिस्सा ये पैंगोंग झील का जहां पर ये प्रक्रिया एक अच्छा पहल इसको माने जाए। शायद आवाज नहीं आ रही है आपको। जी अखिलेश जी, आप बताइए। देखिए, ये जो बात हो रही है कि सतर्क रहने की जरूरत है, ये तो जब से मोदी जी सत्ता में आए तब से चीन हरकतें कर रहा है। हम लोग बार बार सतर्क करते रहे, लेकिन मोदी जी झूला झूलाते रहे और यारी दोस्ती में बने रहे। पर चीन नहीं, मोदी जी के ये तो गलत है। मैं आपको इस पे इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि चीन की हरकत सिर्फ मोदी जी के आने के बाद शुरू नहीं हुई है अखिलेश जी, हम सब जानते हैं। नहीं, तो मेरी बात आप समझा करिए। मैं ये नहीं कर मोदी जी के आने के बाद सतर्क रहने की, सतर्क न रहते हुए चीन के लिए इतने ज्यादा वन साइडेड सपोर्ट करना, चीन को, चीन के लिए पूरा मार्केट खोल देना, चीन पे इतना विश्वास कर लेना, उसकी बात मैं कर रहा हूं। वो मोदी जी ने किया जो सब लोग कर, इतना यकीन मत रखिए। नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा है। दूसरी बात, इस समझौते में सिर्फ भारत ने खोया। हम अपना कैलाश रेंज भारत ने सिर्फ खोया है, आप कह रहे हैं अभी भी? हम बता रहे हैं क्योंकि हम कैलाश हिल पे हम मजबूती में थे, चीन को वहां से खतरा, तो उसने अपनी जमीन, अपने खतरा खाली करा लिया। हमारे लिए खतरा जो है ये डेप्थॉन प्लेन में चीन है, वो हटा ही नहीं हमारे लिए। हम जहां अखिलेश जी, मैं आपको टोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, इतना ही मेरे पास समय है। बस आखिरी एक कमेंट जयदेव रानडे से। अभी भी अखिलेश जी का ये कहना है कि हमने सिर्फ खोया है, लेकिन ये बहुत सारे विश्लेषक कहते हैं कि कैलाश रेंज से जो हम हटे हैं उसने भारत की ताकत को कम किया है। जयदेव रानडे। मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि चीन जिस स्ट्रेंथ में आई थी और जिस तरीके से आई थी, वो कुछ न कुछ हासिल करने के लिए आई थी और उन्हें कुछ हासिल हुआ नहीं है। जो हमारी रिस्पांस थी और 9 महीने तक हम लोगों ने कॉन्फ्रंटेशन की, मेरे ख्याल से चीन को मिला नहीं और अब वो वापस जा रही है। इसका ये भी मतलब है कि चीन वापस आएगी कुछ न कुछ करने के लिए। तो हमारी जो भरोसा है उनमें कम नहीं हुई है, पर टूट चुकी है। और मेरे ख्याल से जो भी हम कदम उठा रहे हैं और सेफगार्ड बना रहे हैं, उनको जारी रखना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये एक शुरुआत भर है। भारत की तमाम तरह की जो रणनीति इसमें रही या जो रणनीतिक पहल रही, जो इस तरह का दबाव बना, उसके बाद ये इसको हम एक शुरुआत भर मान सकते हैं। लेकिन अभी कई चुनौतियां बाकी हैं और दूसरे जो भरोसा चीन के साथ कम ही नहीं हुआ है बल्कि टूटा है, इसलिए सचेत रहना जरूरी है। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं हम। तो पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ है, उसके बावजूद सवाल ये बने हुए हैं कि समझौते से फायदे में कौन रहा, भारत या चीन? इस समझौते से किसकी हार और किसकी जीत हुई है, ये भी सवाल है कि क्या सरकार समझौते को लेकर जो जानकारी दे रही है सच भी वही है या समझौते में कुछ ऐसी बातें बाकी हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। और क्या चीन के साथ समझौते के बाद LAC पर भारत पहले जैसी यानी कि अप्रैल 2020 के पूर्व की स्थिति पे लौट आया है? हम लोग में आज इतना ही।